नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गुलाब सिंह मौर्य साइंटिफिक टेम्पर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नए एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसका नाम है एनर्जी बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के बारे में तो आप जानते ही हैं। सेमीकंडक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनती हैं और अदर मटेरियल्स जैसे कंडक्टर, इंसुलेटर या अदर मटेरियल्स की या एटम्स या एटम्स या मालिक्यूल्स की में जैसे एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसी तरह से सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में एनर्जी लेवल की बजाय एनर्जी बैंड्स होते हैं। तो इसमें कुछ एनर्जी इनर बैंड्स होते हैं और ऊपर के दो बैंड्स, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं क्योंकि उनका उपयोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में और हमारे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा और उसकी जो थियरी पढ़ते हैं उसमें ज़्यादा होता है। इसलिए हम सिग्निफिकेंट जो दो बैंड्स होते हैं उसको बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बोलते हैं। तो ग्राउंड स्टेट पे 0 डिग्री केल्विन पर अगर जो अपर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पर रहता है उसको बैलेंस बैंड बोलते हैं और उसके ऊपर एक इम्पटी बैंड होता है, जो एक्साइटेड स्टेट जिसको हम कह सकते हैं उससे रिलेटेड होता है, तो उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर के कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और यही इलेक्ट्रॉन हमारे जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वही हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंडक्शन में, सेमीकंडक्टर के थ्रू कंडक्शन में जो हेल्प करते हैं। तो बैंड गैप क्या है? एनर्जी बैंड जो दो हैं, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके जो बीच जो गैप होता है या जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग यही फाइंड आउट करेंगे एनर्जी मीटर की मदद से। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट करना है और कैसे लिखना है। तो सबसे पहले कैसे शुरुआत करना है लिखने की, तो ऐसे शुरुआत करेंगे। पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द एनर्जी बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। और इसमें जो है इसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑपरेटर्स यूज। सो ऑपरेटर्स यूज में डीसी पावर सप्लाई, माइक्रोमीटर, थर्मामीटर, एक पीएन जंक्शन डायोड और इलेक्ट्रिकली हीटिंग ओवन और कनेक्टिंग वायर्स, यही हमको चाहिए होगा संभवतः। और इसमें जो फार्मूला यूज होता है वो ये है, log टू द बेस 10 IS A 5.036 डेल्टा E 1000 डिवाइडेड बाई T। यहाँ पर डेल्टा E एनर्जी बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर है। IS क्या है? ये रिवर्स सेचुरेशन करंट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है और T इज द टेम्परेचर इन केल्विन और A कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको जो है इस फार्मूले को यूज करके हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो चलिए पहले डिस्कस करें कि एक्सपेरिमेंट करते कैसे हैं, फिर उसके बाद इसका ऑब्जर्वेशन टेबल रीडिंग लेंगे और ऑब्जर्वेशन टेबल पे हम लोग आएंगे। तो ये है सेमीकंडक्टर के लिए जो एनर्जी बैंड गैप है उसको निकालने के लिए एक किट है जिसमें कि एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, यहाँ पर एक ओवन लगा होता है, ये वोल्ट मीटर है वोल्टेज मेजर करने के लिए, और ये मीटर है माइक्रोमीटर, और ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। तो यहाँ पर एक पीएन जंक्शन लगा हुआ है और पीएन जंक्शन को के साथ ही जुड़ा हुआ है एक हीटिंग ओवन। जैसे ही इसको गर्म करेंगे वैसे ही पीएन जंक्शन डायोड का टेम्परेचर बढ़ेगा और पीएन जंक्शन डायोड का टेम्परेचर बढ़ने के साथ इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो थर्मल जनरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और जो पी टाइप में और एन टाइप में दोनों तरफ जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे उसके ड्रिफ्ट करंट की वजह से, यहाँ पर जो आप फार्मूला देख रहे थे, ड्रिफ्ट करंट की वजह से ये रिवर्स सेचुरेशन करंट आता है। तो रिवर्स सेचुरेशन करंट ही हम मेजर करने वाले हैं यहाँ पर। तो रिवर्स सेचुरेशन करंट में जो डिफ्यूजन करंट होता है वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता है और ड्रिफ्ट करंट ही डोमिनेट करता है। तो यहाँ पर हम लोग यही देखेंगे इसमें। तो यहाँ माइक्रोमीटर में हम लोग रिवर्स सेचुरेशन करंट मेजर करेंगे और यहाँ पर
हीट करके इसका मतलब जैसे जैसे ये इसका टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे इसका करंट भी चेंज होगा। अच्छा, इसको इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान इसका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रखेंगे, इसमें मेजर नहीं कर, इसको जो है चेंज नहीं करेंगे, ताकि जो कैलकुलेशन हो वो उसमें गड़बड़ी ना आए, क्योंकि इस फार्मूले में वोल्टेज का कोई रोल नहीं दिखता है, केवल करंट और टेम्परेचर का रोल है। तो इसलिए इसमें थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट एक वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज हम लोग 4 वोल्ट के आसपास या 4.5 वोल्ट के आसपास रखेंगे, जिससे कि ये एक्सपेरिमेंट ठीक से हो सके। अब ये क्या करेंगे, तो पहले इसको हीटर को ऑन करेंगे, और हीटर को ऑन करके यहाँ पर एक इस होल के अंदर में इस ओवन का टेम्परेचर कितना हो गया है ये मेजर करने के लिए एक थर्मामीटर लगाएंगे, नॉर्मल थर्मामीटर जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर सके। तो इसमें थर्मामीटर लगाएंगे और हीट करना शुरू करेंगे। जैसे ही इसका टेम्परेचर 80 के ऊपर होगा, 85 तक होगा, तब इसको हम ऑफ कर देंगे। फिर क्या करेंगे कि इसको जब ऑफ कर देंगे तो ये कूल करना इसके बाद शुरू करेगा। तो 85 पे जब हम ये टेम्परेचर होगा, तब इसका जो माइक्रो एम्पियर की जो रीडिंग है वो करीब करीब 40 माइक्रो एम्पियर के आसपास आ जाता है, 40 के आसपास। तो इसके बाद जो है इसको जैसे जैसे कूल होता जाएगा वो टेम्परेचर घटना शुरू कर देता है। अच्छा, हायर टेम्परेचर पे हायर करंट क्यों? क्योंकि ये इसमें क्या होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में जो थर्मल कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है, तो हायर टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और फॉर कांस्टेंट वोल्टेज जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा। सिमिलरली आप अगर उसमें देखें दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल यानी कि मेटल में देखें, मेटल में जाए तो उसका थर्मल कोफिशिएंट ज़्यादा होता है, पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से कांस्टेंट वोल्टेज करंट जो है कम होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में हाई टेम्परेचर पर करंट ज़्यादा होगा, तो हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कम होगा और करंट ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में ठीक से समझ पाएंगे, देख पाएंगे। अच्छा, अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है टेम्परेचर को जैसे ही 85 से नीचे आएगा और 80 पे पहुंचेगा टेम्परेचर, जैसे ही 80 पे पहुंचेगा टेम्परेचर, वैसे ही इसकी रीडिंग हम नोट कर लेंगे। तो हमने नोट किया 29 माइक्रो एम्पियर इसका आता है। फिर उसके बाद जो है टेम्परेचर और घटता है। यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ थर्मामीटर लगा हुआ है, इसका थर्मामीटर का टेम्परेचर हम मेजर करते हैं। तो जब और कूल डाउन होता है और 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता है, तो इसका जो हमने मेजर किया वो 26 माइक्रो एम्पियर आता है। इसी तरह से 76, 74, 72, 70, 70 यहाँ तक हम लोग दो दो डिग्री के डिफरेंस में हमने मेजर किया। इसके बाद जो है यहाँ पर मीटर के रीडिंग में डिफरेंस थोड़ा कम आने लगा, इसलिए हमने 3 इसको थोड़ा बढ़ा लिया, तो 3 का गैप कर लिया। तो फिर 67 पर, फिर 64, फिर 61, फिर 58 पे, 55 पे हमने फिर इसका रीडिंग लेना शुरू किया। तो देखिए 16, 15, 13, 12 माइक्रो एम्पियर इसका रीडिंग आया। फिर इसके बाद जो है अब डिफरेंस और कम होने लगा है। देखिए एक माइक्रो एम्पियर का डिफरेंस रहा है, इसलिए हमने टेम्परेचर का डिफरेंस और बढ़ा दिया। तो यहाँ पर 55 के बाद 50, 45, 40 और 35 हमने कर लिया। तो एक्चुअली जो हम रीडिंग लेते हैं वो फिजिबल भी हो, ये भी ध्यान रखना होता है। इसी हिसाब से हम लोग इसका किस किस गैप में हमने रीडिंग लेना है ये हम लोग निर्धारित करते हैं। तो देखिए 55 डिग्री पर 11, फिर 50 पर 10, 45 पर 8, 40 पर 7 और 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 6 माइक्रो एम्पियर ऐसे आता है। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटते जाता है वैसे वैसे इसका जो माइक्रो एम्पियर है, माइक्रोमीटर है, उसका रीडिंग भी घटता जाता है, यानी कि करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट भी घटता जाता है। अब ये क्या करते हैं कि इस जो ये फार्मूला है वहाँ पर हम यहाँ पर भी हमने लिखा है। इस फार्मूले में जो इसको हम वाई एक्सिस में प्लाट करना चाहते हैं, तो पहले ये निकालें। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि करंट में log 10 बेस, यानी दो तरीके का log लिया जाता है, एक ln बेस ई और एक ln log बेस
10, तो हमको इस फार्मूले में log बेस 10 है तो log लेना है, ln नहीं लेना है। ln में होता है एक्चुअली, कैलकुलेटर अगर यूज कर रहे होंगे तो उसमें दो तरीके के सिंबल होते हैं या कैलकुलेशन होते हैं, तो ln एक lg, तो lg माने log 10 और ln माने log बेस e होता है। तो यहाँ पर log 10 वाला ही हमको कैलकुलेशन में लेना है, अदरवाइज वो रीडिंग हमारी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको हम मेजर कर लेंगे log बेस 10 log is, और ये हम मेजर हर एक करंट के लिए हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये वाला जो दूसरा पार्ट है ये 1000 बाई टी, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में मेजर करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद जो है इसको 1000 डिवाइडेड बाई टी कैलकुलेट करेंगे, तो हम ये कैलकुलेट कर पा रहे होंगे 1000 डिवाइडेड बाई 353, तो आप देख पा रहे होंगे 2.83 आएगा। और जैसे जैसे ये घटेगा इसका मान बढ़ते जाएगा, और बढ़ते बढ़ते अब जब 308 पे कैलकुलेट करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 3.24 ऐसे आ जाएगा। और इस इनके करस्पॉन्डिंग log is की वैल्यू भी हमने मेजर कर ली, कैलकुलेट कर ली है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा हो जाता है। अब इसमें प्लाट करने के लिए देखें, इसको y एक्सिस पे इसको प्लाट करेंगे, x एक्सिस पे इसको प्लाट करेंगे, तो ये फार्मूला जो है y इज इक्वल टू mx प्लस c काइंड ऑफ थिंग है। तो जो यहाँ पर y है उस पर log is, और x है, x एक्सिस में हमने 1000 डिवाइडेड बाई टी प्लाट कर रहा है, तो m जो है जो यहाँ पर आता है उसको बोलते हैं स्लोप, तो स्लोप में आएगा -5.036 इंटू डेल्टा ई, ये हमारे स्लोप वाले पार्ट में आएगा, और जो ए है कांस्टेंट वो इंटरसेप्ट में जाएगा। तो चलिए हम इसको प्लाट करते हैं। अच्छा, एक और चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है कि माइक्रो एम्पियर में एक मिरर लगा होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जैसे ये मेजरिंग स्केल है और इसी के नीचे एक मिरर स्ट्रिप है नीचे, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मिरर स्ट्रिप है। तो क्या होता है कि हम दाएं या बाएं अगर करके रीडिंग लेते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी गलत रीडिंग आ जाती है। तो जैसे आप इसमें कभी कभी जैसे मान लिए ऐसे रीडिंग लेते समय ऐसे मेजर किए या ऐसे मेजर किए तो उसमें रीडिंग दूसरी आ जाती है। इसीलिए हम लोगों को ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय रीडिंग ले तो ये नीडल का एक इमेज इसके अंदर में बनता है, इस मिरर में बनता है, तो मिरर की इमेज और नीडल एक दूसरे पर जब ओवरलैप करे उस समय ये रीडिंग लेनी है। यानी कि रीडिंग लेते समय बहुत ही सावधानी से रीडिंग लेना चाहिए। तो चलिए अब ग्राफ प्लाट कैसे करते हैं, क्योंकि इसी स्लोप वाले पार्ट से ही हमारा जो बैंड गैप है वो निकलने वाला है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाई टी को x एक्सिस पे 1000 डिवाइडेड बाई टी हम x एक्सिस में हमने प्लाट कर लिया, और यहाँ पर y एक्सिस पे log is हमको प्लाट करना है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कि इसको किस तरीके से सेट करें जिससे कि हम ये कह पाए कि पूरा प्लाट हमारा ठीक से आ जाए। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से हम देखें कि मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, वो वहाँ पर आ जाना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर है, अगर हम इसको 2.80 कहें और इसको 3.303 कहें, मतलब 24 के बाद 30 कह लें, और यहाँ पर उससे पहले 83 से पहले 80 कह लें, तो 2.8 और 3.3 के बीच जो डिफरेंस है वो करीब 50 का है, 0.5 का डिफरेंस है। और इसी तरह से अगर इधर देखें तो ये हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू है ये, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1.5 मान लें और इसको 0.7 मान लें, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0.8 है। तो 0.8 है, तो इस तरह से हम ग्राफ ऐसा डिसाइड करेंगे कि कम से कम हमारे पास 8 ऐसे खाने हो, 1 2 3 4 5 6 7 या 8, इस टाइप से हम हमारे पास करीब 8 खाने जरूर होना चाहिए। और इधर 0.5 है तो 1 2 3 4 या 5 खाना जरूर होना चाहिए। तो हम इस तरीके से प्लाट करते हैं हमारा। अब डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, जैसे हमारे पास अगर रिक्वायरमेंट और हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ द ग्राफ, अगर जैसे कि ये वाला इस ग्राफ के लिए
इन पॉइंट्स को वाई एक्सिस में जो खींच रहे हैं, इसके लिए ग्राफ अगर देखें तो हमारे पास सारी वैल्यू इसमें आ सकती है। जैसे मान लिया अगर 10-10 का खींचे तो यहाँ पर मैक्सिमम कितने चाहिए, 15, 150, यानी कि 0.1 के अगर 10 खींचे, 0.1 इक्वल टू 10 डिवीजन खींचे तो 150 के लिए हमको 15 बड़े खाने चाहिए। तो देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हमको 10-15 मिल जा रहे हैं। तो हम 0-0 से भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ 0 से शुरू करें, 0.1 0.2 0.3 अप टू 0.4 0.5, तो यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ तक ये वाई एक्सिस में आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम एक्स एक्सिस में देखें तो ये एक्स एक्सिस में हमको 0 से अगर खींचेंगे तो शायद यहाँ तक पहुँचने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए हम इसको 2.0 से शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2.0 2.1 ऐसे करेंगे तो यहाँ पर 3.3 तक या 3.4 तक हम ऐसे आसानी से पहुँच सकते हैं। तो ये ऐसा करके हम अगर प्लाट करेंगे तो इसको हम आसानी से प्लाट कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम लोग इसको शुरुआत कर सकते हैं 0.7 से भी शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि 0.7 से यहाँ से शुरुआत करें, ये वाई एक्सिस 0.7 से, और एक्स एक्सिस को हम 2.8 या 2.7 से शुरुआत करें। तो अगर यहाँ पर हम एक लाइन यहाँ खींचें और एक लाइन हम यहाँ खींचें तो ये वाला प्लाट ग्राफ बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, यानी कि इसकी शुरुआत 0.7 से और इधर की शुरुआत 2.7 से, और इस तरीके से ये सॉरी, तो ये जो प्लाट है वो या एक्सपेरिमेंटल पॉइंट से लगभग वहीं पर आपको दिखेंगे, या इस ग्राफ और इस ग्राफ में लगभग कोई अंतर नहीं है। केवल अंतर क्या है कि आपने शुरुआत कहाँ से करी है। तो अब प्लाट खींचने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम पहले एक एक पॉइंट को प्लाट में पॉइंट आउट करें। तो एक्स एक्सिस में हम देखें 2.83 और वाई एक्सिस में क्या है 1.46 है। तो इसको हम देखते हैं। तो एक्स एक्सिस में हम देखें 2.8 ये है, और इसके बाद ये तीसरा खाना यानी कि 2.83, 2.8 के बाद, क्योंकि 0.8 और 0.9 के बीच में 10 खाने हैं, तो इसलिए 83 के लिए क्या होगा, ये 2.8 के बाद तीसरा खाना। अब इसके तीसरे खाने में आगे बढ़ेंगे और यहाँ अब यहाँ पर देखेंगे वाई एक्सिस में 4 है और 4.6 चाहिए हम, तो 4.6 जाएंगे और इधर से हम 2.83 पर आए हैं, और यहाँ पर हम मीट कर रहा है, दोनों एक्सिस यहाँ पर मीट कर रहा है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देंगे। और पॉइंट जो कि शार्प छोटा सा पॉइंट है और वो ठीक से दिखे एक्सपेरिमेंटल पॉइंट, इसलिए हम एक बाहर से एक गोला कर देते हैं। बाहर से गोला करने का केवल ये मतलब है कि जो एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है वो हमको ठीक से दिखे। एक्चुअल पॉइंट तो वही बीच वाला जो छोटा सा बिंदी दिख रहा है, ठीक है, स्पॉट। इसी तरह से हम दूसरा पॉइंट प्लाट करेंगे। जैसे ये दूसरा पॉइंट है 2.84 और 1.41, 2.84 1.41, तो यहाँ पर हम प्लाट करेंगे 2.84 मैंने इसके जस्ट बाद वाला, और यहाँ पर क्या है 4.13, मतलब ये इधर साइड में एक्स एक्सिस में देखेंगे तो इसके जस्ट अगली लाइन पे, और इधर देखेंगे तो 5 पॉइंट नीचे, तो 5 पॉइंट नीचे एक यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से हम अगर यहाँ देखें लास्ट वाला, अगर इसी तरह से सारे पॉइंट हम प्लाट करते रहेंगे, लास्ट में आएंगे 3.24 और 0.77, तो यहाँ पर देखें तो 3.24, तो 3.2 तो यहाँ पर है, और इसके बाद चौथी लाइन पे हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे, और यहाँ कहाँ पर स्पॉट रखेंगे या पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पर 0.7 है, 0.75, 0.6, 0.76 एंड 0.77, तो यहाँ पर से एक लाइन खींचेंगे और वो मीट करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे और उसके ऊपर गोला मार देंगे। तो इस तरीके से सारे पॉइंट हमारे ग्राफ में आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे कि चूंकि ये सारे पॉइंट्स एक सीधी लाइन में आ रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। इसको बेस फिट मेथड से भी खींच सकते हैं। बेस फिट मेथड हम अलग वीडियो में बताएंगे, पर फॉर द कैलकुलेशन पर्पज यहाँ पर ऐसे एक लीनियर ग्राफ खींचना चाहिए। बेस फिट मेथड तो सबसे बेहतरीन तरीका है, थ्योरेटिकली वो सबसे बेस्ट तरीका है, पर उसमें थोड़ा समय लगता है।
उसको हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर अगर हम सीधे एक ऐसा लाइन खींचते हैं इन एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स के बीच में जिसमें कि कुछ पॉइंट्स इस लाइन के इधर आ जाएं और कुछ पॉइंट इस लाइन के उधर आ जाए, तो ऐसी लाइन को लीनियर फिट बोला जाता है। और ये मैनुअल मेथड है, और ये मैनुअल मेथड भी बहुत ज़्यादा गलत नहीं होता है। आइए हम लोग जो है जब कैलकुलेशन लास्ट में रिजल्ट देखेंगे तो दिखाएंगे कि इसमें गलती कितनी है। तो मतलब जो त्रुटि है, जो एरर है वो कितना है, वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अब एरर या जो त्रुटि है वो यहाँ इस ग्राफ से भी आप मेजर कर सकते हैं। तो इस लाइन से जितना पॉइंट दूर है, इसका मतलब इसके कैलकुलेशन में या इस पॉइंट इसके जो मेजरमेंट्स हैं उसमें उतना ही एरर है। ये जैसे जो पॉइंट्स एग्जैक्टली इस लाइन पे पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये रिजल्ट बहुत अच्छा है। और कुछ पॉइंट्स थोड़ा सा इधर है, तो इसका मतलब है कि ये इनमें एरर मिनिमम है। और तो मतलब ये है कि इस जो लाइन है इससे जितना दूर होगा वो उतना ज़्यादा उस पॉइंट में एरर होगा, तो ये माना जाता है। और अगर जो हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बाहर में एक सर्किल खींचा है, अगर सर्किल इसको टच करता है तो हम ये मानते हैं कि एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे ये रिजल्ट एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको गलत नहीं कहा जाएगा, ये त्रुटि है और ये एक्सपेरिमेंटल जो एरर्स है उसके अंडर में आता है। एक्सपेरिमेंटल एरर में जैसे कि इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस या ये है, या हमारे ऑब्जर्व करने में, हमारे मेजर करने में जो रीडिंग ले रहे हैं उस समय कुछ हमारे देखने में ही गलती हो गई, या जैसे टेम्परेचर घट रहा है और हम मेजर करते करते थोड़ा टाइम लग गया और तब तक टेम्परेचर और घट चुका है। तो इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंटल एरर्स हैं वो इसमें आते हैं। तो ये इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंटल एरर्स हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्लाट आ जाएगा, और प्लाट के बाद हम देख पा रहे हैं ये जो लीनियर ग्राफ है इसका स्लोप यानी tan थीटा, वो स्लोप अगर ऐसे लाइन आती तो पॉजिटिव स्लोप माना जाता है, ऐसे स्लोप आता है तो नेगेटिव स्लोप माना जाता है। अच्छा, इसको हम कैलकुलेट करके भी देखते हैं कि नेगेटिव है या नहीं। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई दो नॉन एक्सपेरिमेंटल पॉइंट, देखिए एक्सपेरिमेंटल पॉइंट तो यहाँ पर है लेकिन हमने लाइन यहाँ से खींची, एक लाइन ऐसे खींच दिया, और एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स यहाँ नहीं है, यहाँ से हमने एक लाइन ऐसे खींच दी। और आप देखते हैं कि ये जहाँ हमने दो खींचा है वहाँ y की वैल्यू क्या है, इसको y2 कहेंगे, और जो यहाँ हमने खींचा उसकी y की वैल्यू क्या है, y एक्सिस में कितनी वैल्यू है तो इसको y1 कहेंगे। और जो हाँ y2 है उसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ वैल्यू है x में उसको x2 कहेंगे, और y जहाँ पर y1 हमने y2 खींचा था वहाँ पर जो ये वैल्यू है वो क्या होगा, x1। तो वहाँ y2 के करस्पॉन्डिंग x2 और यहाँ y1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर x1। तो x1 ये है, x2 ये है, यहाँ पर y1 ये है, y2 ये है। तो अब इसको ले करके हम अगर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 1.46 यहाँ पर वैल्यू है, माइनस 0.79 यहाँ वैल्यू है, और x एक्सिस में देखिए x2 कौन सा है, 2.8, ये x2 है, तो 2.8 माइनस x1 क्या है 3.1 3.2, तो ये x2 उधर हो गया जो कि ये बड़ा है, x1 बड़ा है x2 छोटा है, तो ये जब घटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको घटाएंगे तो 0.67 डिवाइडेड बाई माइनस 0.4, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस 1.675, ये आएगा स्लोप या tan थीटा। तो ये स्लोप आ जाएगा। अब हम कैलकुलेशन पार्ट में जाते हैं। तो कैलकुलेशन में देखिए log IS इज इक्वल टू माइनस 5.036 डेल्टा ई इंटू 1000 डिवाइडेड बाई टी प्लस ए इज जस्ट लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज द स्लोप tan थीटा। और ये कितना आता है, यहाँ से देखें चूंकि हम इसके और इसके बीच ग्राफ खींचे हैं तो जो स्लोप पार्ट है कितना है, माइनस 5.3036 डेल्टा, ये है स्लोप, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं। और यहाँ ग्राफ से हमने निकाला, जो ग्राफ से हमारा स्लोप आया वो यहाँ देख पा रहे होंगे, ये है माइनस 1.675। तो यहाँ पर ग्राफ से हम जो निकाले हैं स्लोप वो माइनस 1.675। तो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम देखें तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो माइनस 5.036 डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस 1.675, एंड इसलिए डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर डिवाइड करेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा, और 1.675 डिवाइडेड बाई 5.0
36 इक्वल टू, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप डिवाइडेड बाय 5.036। तो इस डेल्टा ई का फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, या जिस तरीके से हमने कैलकुलेट किया ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मतलब एक बार आप इसमें से इक्वेशन से देख लें, ये स्लोप का पार्ट ये है, और एक बार ग्राफ से यहाँ देखेंगे तो ग्राफ से ये स्लोप आएगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा, फिर डेल्टा ई इक्वल टू इस तरीके से निकल जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.675 डिवाइडेड बाई 5.036 इक्वल टू 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा कैलकुलेशन आएगा। और इसके बाद जो है हम अब एरर निकालेंगे। तो ये इस पीएन जंक्शन डायोड जो है, इसका जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो इंडियम आर्सेनाइड है। तो इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी बैंड गैप ऑफ इंडियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर इज गिवन बाय 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इसका एरर निकालने का फार्मूला है कि स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमने जो स्टैंडर्ड वैल्यू मालूम है 0.35 है, और जो हमने कैलकुलेट किया है, अभी हमने जो कैलकुलेट किया है यहाँ पर, वो है 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए 0.35 माइनस 0.33 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 0.02 डिवाइडेड बाय 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू 2 बाई 0.35 इक्वल्स 5.7%। तो इसमें जो एरर है जो हमने कैलकुलेट किया, देखो एरर कितना है, 5% है। तो 5 से ये 0 से लेकर के 10% तक तो इन जनरल एक्सेप्टेबल होता है, और एक्सेप्टेबल रिजल्ट्स माने जाते हैं। तो इवन की कुछ एक्सपेरिमेंट में तो 15% तक का एरर एक्सेप्टेबल होता है। तो यहाँ पर 5.7% एरर आया है, तो ये अच्छा रिजल्ट है, खराब रिजल्ट नहीं मानेंगे इसको। तो आप लिखेंगे इसके बाद रिजल्ट। तो रिजल्ट में लिखेंगे द एनर्जी बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर इंडियम आर्सेनाइड इज 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विथ परसेंटेज एरर ऑफ 5.7%। अब इसके बाद हम लास्ट में लिखेंगे प्रिकॉशंस, और प्रिकॉशंस में क्या क्या सावधानी हमने बरती यही हमको लिखना है। तो द पीएन जंक्शन डायोड मस्ट बी इन रिवर्स बायस, ये इंपॉर्टेंट है कि रिवर्स बायस का कनेक्शन हो, यानी कि एन को हम बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़े, एन को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़े। यहाँ पर ये एन है, ये बैटरी के ये वाले पॉजिटिव सिरे से जोड़े, नहीं ये वाला जो है एन वाला इधर पॉजिटिव, बैटरी का ये पॉजिटिव सिरा है, और जो इसका जो पी है उसको नेगेटिव से जोड़ें, यानी कि रिवर्स बायस में जोड़ें इससे। तो ये कनेक्शन अभी यहाँ से वायर को देख करके समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसको इस तरीके से रिवर्स बायस में जोड़ें। तो दूसरा है कि द रीडिंग ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट शुड बी टेकन विथ व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। जब टेम्परेचर घट रहा हो तभी इसका टेम्परेचर रिवर्स सैचुरेशन करंट की रीडिंग लेना शुरू कर सकते हैं। उससे पहले बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ नहीं करना है, घटते हुए टेम्परेचर के साथ करना है। ऐसा करने का कारण यह है कि जब टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं उस समय फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए रीडिंग हो सकता है कि गलत आए। तो इसलिए जब कूल कर रहा होता है तो उस समय स्टेबलाइज्ड सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है, इसकी वजह से जो करंट की वैल्यू आती है वो टेम्परेचर के साथ ठीक से मैच करती है, तो वो ठीक वैल्यू होती है। इसके बाद है कि द स्विच ऑफ हीटिंग ओवन शुड बी ऑफ व्हेन इट्स टेम्परेचर रीच 85 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके बाद है लास्ट है टू टेक द एक्यूरेट रीडिंग बाय माइक्रो एमीटर द नीडल एंड इट्स इमेज इन द मिरर बिलो द मेजरिंग स्केल शुड ओवरलैप। तो मतलब ये है कि रीडिंग गलत ना आए, इसके लिए हम जो है मिरर का यूज करेंगे, नीडल का जो इमेज है वो मिरर में ठीक से आए। तो इस तरीके से हम पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे कि और जो रिजल्ट आएगा वो हम लोग जो है पा जाएंगे। आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट ठीक से समझ में आया होगा, और इसकी जो थियरी है उसको जो है हम किसी और दिन दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये फार्मूला कैसे आया है, और इसमें जो है डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। तो चलिए कि अगले वीडियो में मिलते हैं।
तो इस वीडियो में यहीं तक, और हम लोग फिर मिलेंगे। और अगर आपको ये समझ में आए और आपको लगे कि ये वीडियो किसी और के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है तो शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ज़रूरत जिनको ज़रूरत हो उनके पास तक शेयर करें। नमस्कार।